सभी साथियों को जनता की आवाज की तरफ से पत्रकार मदन लाहोरिया का नमस्कार। साथियों, आज इस चर्चा में हमारा जो विषय रहेगा कि राजा जो इस देश में इस वक्त जो राजा बैठा है, तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है कि राजा की आंखों में सत्ता की चर्बी। ये हमारा जो विषय है, ये किसान आंदोलन से संबंधित जो इस वक्त पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, विशेष तौर से हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इस मुद्दे पर आज हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं और इसका शीर्षक हमने दिया है राजा की आंखों में सत्ता की चर्बी। उसका कारण है बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से हमारे देश में इस वक्त जो राजनीतिक तौर पे अंधभक्त बने हैं, उन अंधभक्तों के लिए ये मेरा खुला संदेश है। इस बात को हमारी कोई आलोचनात्मक दृष्टि से ना देखा जाए। आज मैं हमारे जनता की आवाज के माध्यम से पत्रकार मदन लाहोरिया ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त देश में राजा बैठा है, उस राजा की पहले भूमिका क्या थी, जरा समझिए जरा। कि मैं इस बात को पुख्ता दावे से ये बात बता देना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों को कि हमारी आरएसएस में ऐसे कोई भी पहले हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। जो हमारे भाजपा की तरफ से बहुत से मुख्यमंत्री आए हैं, बहुत से प्रदेशों के आए हैं। मेरा अनुभव पिछले 40 वर्षों से, आज मेरी 62 वर्ष की उम्र है। 62 वर्ष की उम्र के अंदर मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि आज मेरा पत्रकारिता का 20 वर्ष का अनुभव है। हरियाणा की भिन्न भिन्न जगहों से आपका राइटर के और लेखक की प्रारंभ से, और मैंने अपना पत्रकारिता का जीवन दैनिक भास्कर हिसार से प्रारंभ किया था। पत्रकारिता के अलावा आज मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वास्तव में मैं जो ये हमारी भाजपा की जो जननी है किस्म से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, हमारा परिवार आरएसएस का 72 साल का है। और मैं इस खबर का और हमारी इस चर्चा का जो शीर्षक जो मैंने रखा है कि राजा की आंखों में सत्ता की चर्बी, उसका विश्लेषण मैं बहुत बेहतर तरीके से मेरे अनुभवों के आधार पे करूंगा। मेरे हरियाणा के बहुत से निकटतम साथी जो बाद में हमारी इस वीडियो को देखेंगे, और बहुत से हमारे दर्शक इस बात को कोई आलोचनात्मक दृष्टि से ना देखें, और इस दृष्टि से ना देखें कि मैंने कोई नकारात्मक रूप से जानबूझ करके इसको दिया है। हमारी आरएसएस की संस्कृति पुराने समय में ऐसी नहीं थी। मैंने 7 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस को अपनाया था और आरएसएस में भिन्न भिन्न मुख्य दायित्व रहे हैं मेरे पे। और मैं प्रथम वर्ष ओटीसी और आईटीसी प्रशिक्षित हूँ, मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ। कार सेवा के समय पूरे 4 जेलें मैंने उत्तर प्रदेश की संभाली। मुख्य तौर से बाराबंकी जेल का कार्यभार देखा और आरएसएस के उच्च स्तर के पदाधिकारियों के साथ मैंने कार्य किया। विश्व हिंदू परिषद में रहा, बजरंग दल में रहा। 1991 में मुझे भाजपा मंडल हिसार का दायित्व मिला। माननीय अटल जी का यहाँ मेरे यहाँ खाना हुआ 91 में। 96 में हमारी ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट जो उस वक्त थी भाजपा की दीदी उमा भारती जी, उनका रात्रि निवास मेरे हिसार निवास पर रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो बात अब मैं रखने जा रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि मेरी खुद की भूमिका भाजपा और आरएसएस में बहुत लंबा पीरियड रहा है। मेरा राजनीतिक जीवन 40 वर्ष का रहा है। उन अनुभवों के आधार पे अब मैं जो आपसे मेरे जो दिल में पीड़ा है और जो दर्शकों के लिए बता देना चाह रहा हूं कि आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है। कि आपने सभी दर्शकों ने अटल जी का समय भी देखा होगा। मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं इस हमारे चैनल के माध्यम से, क्या अटल जी के राज्यकाल में कोई अटल जी आर्मी बनी थी? नहीं बनी हो। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का हाईकमान की तरफ से यह कहा गया और इनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, उससे पहले ही योजनाबद्ध तरीके से एक मोदी आर्मी का गठन कर लिया गया था। मैं दावे से कहना चाहता हूं, आरएसएस के संसेवक भी रहा हूं और भाजपा के दायित्व भी रहे हैं। हमारी भाजपा की ऐसी कोई संस्कृति नहीं थी पहले।
किसी प्रकार की ऐसी कोई संस्कृति नहीं थी कि हम किसी प्रकार के चुनाव लड़ने के लिए कोई एक आर्मी का गठन करें। हमारे आरएसएस के वॉलंटियर बहुत स्ट्रांग थे, हमारे सिद्धांत ठीक थे। पहले माननीय अटल जी एक विश्व के बहुत बड़े राजनीतिक रहे हैं, और जो राजनीतिक दुश्मन थे उनके, जो राजनीतिक कंपटीटर, वो भी उन्हें पसंद करते थे। और उनकी शैली ऐसी थी, उनके राज्यकाल में कभी भी अटल जी आर्मी नहीं बनाएगी। ये एक भारत की विडंबना थी। वर्ष 2014 में चुनाव से पहले आपकी मोदी आर्मी के नाम से एक गठन किया गया, जो कि हमारी भाजपा में ऐसी कोई रचना नहीं, ऐसी कोई संस्कृति नहीं, आरएसएस की ऐसी कोई संस्कृति नहीं। उन्होंने क्या अपनाया कि जहां भी मोदी जी की रैली होती थी, हर हर मोदी के नारे लगते थे। तो मैं सभी अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि अटल जी की राजनीति विश्व की बहुत बड़ी राजनीति थी, तो क्या उनके कभी हर हर अटल जी नारे लगे? कभी नहीं लगे। तो ये आज इस वीडियो के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अलग से ब्रांडिंग की गई, और नरेंद्र मोदी को अलग से एक प्रेजेंट किया गया वर्ष 2014 से। दूसरी बात जो हमारी आरएसएस और भाजपा की संस्कृति में कभी नहीं थी कि इनके आते ही इन्होंने दूसरी पार्टियों से कांग्रेस कल्चर के या दूसरे लोगों को तोड़ करके लाकर पार्टी में सांसदों की टिकट दी और जिता के लाए। यानी कि बंधुओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने बहुत से जीव जंतु देखे होंगे, जैसे हमारे जो बंदर हैं, बंदर, मैं कोई अनर्थक दूसरी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा, उनका जो हमारा दिमाग है बंदरों का, जो बंदर अगर कभी जिद में, उत्पात में आ जाए, तो आपने देखा होगा कि वो हर चीज छीन करके खा लेता है बंदर। तो इनकी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बुद्धि बंदर रूपी बना करके और दूसरी पार्टियों के जो अच्छे उम्मीदवार थे और वो तोड़ करके छीन करके लाए। यानी कि वर्ष 2014 में जब सत्ता बनाई तो दूसरी पार्टियों से तोड़ करके ला करके इन्होंने टिकटें थमाई और छीना झपटी करके सत्ता को क्रिएट किया। उसके तुरंत बाद आपने वर्ष 2015 से देखा होगा कि जिस प्रकार से शासन चला और जिस प्रकार से इन्होंने 2016 में जो नोटबंदी की, वो उस वक्त भी मैंने बहुत से लेख लिखे थे, बहुत सोशल मीडिया पर लिखा था। तो जो अंधभक्तों ने मेरा बड़ा भारी विरोध किया, मैं गांव देहात से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने उस वक्त प्रश्न किया कि हमारे गांव देहात का जीव जंतु पशु क्या एटीएम पेटीएम से अपना चारा खाएगा? नहीं, किसी की वक्त पे भी नहीं। ये जो राजा है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो भारत का राजा है, ये केवल अपनी जिद के अनुसार ही चल रहा है। जो आज ये जो किसान आंदोलन की स्थिति आई है, वो इनकी जिद की वजह से आई है। आज हमारे आरएसएस के जो पूरे देश के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी, वो भी इनके बिल्कुल लाचार होके इनकी नीतियों को सहमति दे रहे हैं। हमने आरएसएस के अंदर ऐसी कभी कल्चर नहीं देखी। मैंने इतने लंबे अंतराल से मैं आरएसएस और भाजपा के दायित्व निभाए हैं, और आज 20 वर्ष से पत्रकारिता में और ज्योतिष के और धर्म के क्षेत्र के अंदर जो आज चर्चाएं क्यों आती हैं कि कोई जब पार्टी एक 40 साल 50 साल अपने आदर्श पे चली हो, इनके भाजपा के हमारे जनसंघ के समय से भिन्न भिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी रहे, तो आपने 40 वर्ष, पिछले 40 वर्षों में जनसंघ या भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने या मंत्रियों ने या नेताओं ने भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर जो जमीनी स्तर के मुद्दों पे कार्य क्यों नहीं करवाया? किसने रोका इनको? कभी भी लोकसभा में इनको रोका नहीं गया। और माननीय अटल जी के समय तो इनकी अटल जी की आवाज पार्लियामेंट में सुनी जाती थी, बहुत गंभीरता से सुनी जाती थी, हर मुद्दों पे सुनी जाती थी। तो ये जो हमारी इन्होंने धर्म के कट्टरवाद को जो जन्म दिया, वास्तव में तो सभी साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि आरएसएस और भाजपा के इस कट्टरवाद, हिंदुत्व के कट्टरवाद ने ही भारत के विकास को खड्डे में डाला। भारत की हर किस्म का विकास इन्होंने रोका, सड़कों पे रोका। आज ये कहते हैं कि किसान सड़कों पर बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने वो वक्त देखा, हम खुद आंदोलनों में रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष में रहते हुए हमेशा सड़क जाम करने की राजनीति की है।
चाहे विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन रहे, चाहे बजरंग दल के आंदोलन रहे, चाहे एबीवीपी के आंदोलन रहे, हमेशा सड़कें जाम की हैं। उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी। मैं कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा, परंतु आज सभी दर्शकों को वास्तविक स्थिति बता रहा हूं इस बात के लिए कि मैं एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं। हर आंदोलन में मेरी सक्रिय भूमिका रही है, परंतु आज दिल से पीड़ा क्यों निकल रही है? वो दिल से पीड़ा इस कारण से निकल रही है कि जो हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता हमारी मिट्टी और जमीन से जो फल सब्जी और अनाज पैदा करके जनता की थाली के अंदर परोसता है, आज वो अन्नदाता अगर सड़क पर बैठा है अपनी जायज मांग के लिए, तो उसको या तो खालिस्तानी कहा जाता है या राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो मन में पीड़ा हुई, उस पीड़ा के कारण आज मैं आपको ये आरएसएस की और भाजपा की नीतियों की पोल खोलते हुए बता रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद आज 6 वर्ष के अंदर इन्होंने हजारों तो झूठ बोले, देश की जनता से हजारों झूठ बोली। मैं कोई कोल कल्पित कहानी नहीं बता रहा, मेरे पास हर झूठ के एविडेंसेस है। मैं ऐसा कर्मठ कार्य करता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो को सुन करके जब मर्जी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी हरियाणा का, प्रांत का, केंद्र का मेरे से जस्टिफाई कर सकता है उस चीज को। सभी वेल नोन है केंद्र तक के पदाधिकारी। आज मेरे दिल में पीड़ा है कि कोई मैं किसी के बहकावे में आकर के किसानों का समर्थन के लिए ये बात नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने खुद किसानी की है, मैंने खुद गाय पाली है, खुद खेती की है। मेरे दिल में दर्द है कि एक जब बारिश किसान बीज बोकर के फसल तैयार करता है, वो ओलों से बारिश की उसकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो आज उसका आंदोलन केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, एमएसपी के लिए जो उस एक्ट में लाया नहीं गया सरकार ने, और प्राइवेट सेक्टर अंबानी और अडानी के लिए खोल दिए, उस कारण आज किसान सड़क पर है। तो उनको खालिस्तानी या राष्ट्रद्रोही ना बताया जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी में किसानों को तबाह किया, गरीब व्यक्तियों को तबाह किया, व्यापारियों को तबाह किया, उसके बाद जीएसटी लागू की, उसमें भी तबाह किया, और अब उसके बाद ये जो इस प्रकार का काला कानून किसानों का लेके आए, इसमें पूरे देश की तबाही है। अब आ जाओ, कोरोना में भी जो लॉकडाउन लगाया वो पूरी भारत की नीतियों के खिलाफ था। बीमारी पहले भी भारत में आई है और चिकनगुनिया भी आया है। तो उस लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में बदहाल हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और इन कारणों को देखते हुए, कभी भी इन कारणों को देखते हुए इन कारणों को देखते हुए आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से है कि जो हमारा देश का जो राजा है इस टाइम बैठा है, वो उसकी आंखों में सत्ता की चर्बी है। उनकी आंखों में बिल्कुल सत्ता की चर्बी आ चुकी है। और इन सत्ता की चर्बी जब किसी की आंखों में आ जाती है तो देश का कभी भी भला नहीं होता। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। और इस तयशुदा बात के कारण ही जो हम आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं। और सभी बंधुओं से गुजारिश है कि इस बात को आलोचनात्मक तौर पे ना लिया जाए, क्योंकि ये आज इस वक्त की जरूरत है। और आज मैं आपको ये संदेश देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।